गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में जैसे मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे जो आपका डेमो होगा वो बायोलॉजी का डेमो होगा, तो आज मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने हूं। और आप लोगों ने कहा था सर साइंस का डेमो नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, डेमो क्या सीधा सीधा क्लास होती है यार, डेमो क्या होगा। ओके, तो आप लोग सभी जल्दी से कमेंट में आ जाओ और एक बार कमेंट करो सब कुछ क्लियर है। हाँ जी, कमेंट में एक बार जल्दी से। दिखाई नहीं दे रहा है? एक बार कमेंट करना, क्या स्क्रीन क्लियर आपको दिखाई दे रही है या कोई प्रॉब्लम है? एक बार कमेंट करना, क्या स्क्रीन क्लियर। एक सेकंड। अब स्क्रीन ठीक है? कमेंट थोड़े जूम कर। हाँ जी, अब स्क्रीन क्लियर है? एक बार कमेंट करना, कमेंट जूम कर दो यूट्यूब वाले। हाँ जी, पता नहीं यार उस स्टूडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी वो। और जूम कर। ठीक है बस। हाँ, और वो ऐप की कमेंट तो लगा देना। जूम कर थोड़े से। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज एक ही दिन में दो बार स्वागत है। ओके, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो स्टूडियो ट्रांसफर किया है। ये वाला फैन ऑन करना। हाँ जी, आज आपका जो क्लास 10th का सेशन है वो है बायोलॉजी का। क्लास 10th बायोलॉजी, साइंस का आपका सेगमेंट रहेगा बायोलॉजी का। ओके, तो जैसा मैंने कल आपको ज्योग्राफी का कराया था, सेम वैसे ही आज हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और
नेटवर्क इश्यू आ रहा है, थोड़ा सा बफरिंग की प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू करो। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और ये भी समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, कहाँ से बनते हैं और कैसे कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको बुक रीडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसमें सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। ठीक है ना, यानी कि सीधा सीधा इसको क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा चैप्टर को। इसके साथ साथ इसमें हम फिगर का यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, प्लस ग्राफिक्स जितने भी हम यूज कर सकते हैं विद ग्राफिक्स इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो एक्सप्लेनेशन और एक ग्राफिक्स। तीसरा पॉइंट होगा, सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा वो क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि साइंस का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में भी आपको फिगर का ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस में भी आपको किसका ध्यान रखना होगा, फिगर का ध्यान रखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद फिगर आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, ये वाली बात आपको समझनी है। ओके, आगे पहले सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी एंड इट्स फिनोमेना एंड इट्स फील्ड। ओके, तो बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये है क्या। ठीक है ना, बायोलॉजी वर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये बायोलॉजी वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस इक्वल ये क्या हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा। ओके, अब बायोस का मीनिंग क्या होता है, तो आपका आंसर होगा, इसका मीनिंग होता है ऑल लिविंग्स। और लोगोस का मीनिंग क्या होता है, तो आपका आंसर होगा, लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो डेफिनेशन क्या बनती है यहां पे, डेफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड स्टडी ऑफ लिविंग ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। अब ध्यान से समझना, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। प्रॉपर डेफिनेशन होगी इसकी, सभी जीवधारियों का अध्ययन करना, सभी जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ये जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना समझना। आगे अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, तो ये वर्ड किसने दिया था। ठीक है ना, ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, तो तब आपका आंसर होगा, दिस वर्ड वॉज गिवन बाई, this word was given by Lamarck and Treviranus। ठीक है ना, ये शब्द किसने दिया था, तो तब आपका आंसर होगा, यह शब्द एक तो लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया था। आगे बात समझ में, ये वर्ड किसने दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा, लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने ये वाला वर्ड जो है वो दिया था। बात क्लियर है, ध्यान से समझना। अगला पॉइंट होगा आपका कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का फादर किसे माना जाता है। तो आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जिनका नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, जिनका नाम है अरस्तु। ठीक है ना, जिनका नाम क्या है, आपका आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु की अगर हम बात करेंगे तो अरस्तु को क्या माना जाता है, तो आपका आंसर होगा, इन्हें माना जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्हें क्या माना जाता है, तो आपका आंसर होगा फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी आप हिंदी में बोलोगे, इन्हें कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। ओके, इनको क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक। अब एक बार पॉइंट ध्यान से समझते हैं, मैंने लिखा यहां पे ऑल लिविंग्स। अब लिविंग्स की अगर हम बात करेंगे तो आपका पहला ही चैप्टर है इसमें, बायोलॉजी में आपका पहला ही चैप्टर है जिसमें पूछा गया है किसके बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है, और उसमें आपके पूरे बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दी जाती है। बात क्लियर है। तो अगर हम लिविंग्स की बात करेंगे तो लिविंग्स कितने प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो वो लिविंग्स जिनमें मूवमेंट होता है, और एक वे लिविंग्स जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, एक वे लिविंग्स जिनके अंदर मूवमेंट होता है और एक वे लिविंग्स जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है।
वे लिविंग्स जिनके अंदर मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाएगा? भाई जिनके अंदर मूवमेंट होता है वो किस कैटेगरीज में आते हैं? उनकी कैटेगरी जो होती है वो आती है एनिमल्स की कैटेगरीज में। आगे बात समझ पे। और अगर हम बात करेंगे जिनमें मूवमेंट नहीं हो सकता वो किसकी कैटेगरीज में आती हैं? तो प्लांट। क्या प्लांट लिविंग है? बिल्कुल है। क्या मूव कर सकते? नहीं कर सकते। तो फाइनली जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स, तो ऑल लिविंग्स का मतलब इसमें क्या आएंगे? तो इसमें एक तो ऑर्गेनिज्म होंगे यानी कि जीव होंगे, और क्या होंगे? प्लांट होंगे। तो ध्यान से समझना। फिर आप यूं भी तो कह सकते हो कि ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो एक तो प्लांट और एक क्या होगा? ऑर्गेनिज्म, या यूं कह सकते हो एनिमल। अब इस बेस पर इसी बायोलॉजी सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। 2 पार्ट्स में आप इसको बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड करना है वो भी समझते हैं। इसको कैसे डिवाइड करना है वो भी समझते हैं। देखो मैंने बताया बायोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, तो आपका आंसर होगा स्टडी ऑफ लिविंग्स। हिंदी में कहा जाएगा इसे जीवधारियों का अध्ययन। जीवधारियों का अध्ययन। बात क्लियर है? ध्यान से सुनना अगला पॉइंट। यहां पे मैंने कहा कि कितने प्रकार से होंगे, तो आपका आंसर होगा एनिमल्स होंगे या फिर क्या होंगे? प्लांट्स। एनिमल्स को हिंदी में कहा जाता है जंतु, और इसको कहा जाता है पादप या पौधे। तो जब आप एनिमल की स्टडी करोगे, ठीक है ना, जब आप एनिमल की स्टडी करोगे तो यही क्या बन जाएगा? ठीक है ना, यही क्या बन जाएगा? जूलॉजी। तो मैं इसको सीधा सीधा यूं लिखता हूं कि इसी बायोलॉजी के फिर आप 2 ब्रांच में इसको डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया जूलॉजी और एक हो गया, ध्यान से सुनना, बॉटनी। आगे बात समझ में? एक जूलॉजी और एक बॉटनी। इसको कहा जाता है जंतु विज्ञान, ठीक है ना, और इसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। ध्यान से सुनना, एक जंतु विज्ञान और एक क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। इसमें किसकी स्टडी की जाती है? तो तब आपका आंसर होगा स्टडी ऑफ एनिमल्स। किसकी स्टडी की जाती है? तो आपका आंसर होगा इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर है? और इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या किया जाता है? तब आपका आंसर होगा स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें पादप का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तब आपका आंसर होगा पादप का अध्ययन किया जाता है या पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब इनके फादर भी समझ लेते हैं। जूलॉजी के फादर किसको माना जाता है? तो आपका आंसर होगा इसका फादर माना जाता है एरिस्टोटल को। इसका फादर माना जाता है अरस्तु को। ये कौन है? इसके फादर हैं। आगे बात समझ में? और वहीं अगर हम बात करेंगे बॉटनी की, तो बॉटनी का फादर किसको माना जाता है? तो जो बॉटनी के फादर हैं इनकी अगर हम बात करेंगे तो बॉटनी के फादर माने जाते हैं कौन? तो आपका आंसर होगा थियोफ्रास्टस। ठीक है ना, किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा थियोफ्रास्टस। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड अप्रोच है और ये अप्रोच हर एक क्लास के लिए, हर एक एग्जाम के लिए भी अगर आप आगे तैयारी करोगे तो ये सेम रहेगा। भाई अगर ज्योग्राफी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो चाहे मैं आपको 9th क्लास को पढ़ा रहा हूं, चाहे 10th क्लास को पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं आपको बीए वालों को पढ़ा रहा हूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट की डेफिनेशन तो कभी चेंज नहीं हो सकती और ना ही उसके फादर चेंज हो सकते। तो ये थोड़ा सा आपको शुरू का ऐसा रहेगा कि सर ने ये हमें भी पढ़ाया था, या आप में से कोई ऐसा भी है जो कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है तो उसे ये लगेगा कि हाँ वहां तो सर ने हमें ऐसे ही बताया था। बट आगे का सिलेबस जो होगा वो पूरा का पूरा चेंज होगा, मेथड्स चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट चेंज होंगे पूरे के पूरे। क्योंकि 2 चीजें समझना, जब आप कॉम्पिटिटिव लाइन में होते हो, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वहां फोकस किया जाता है फैक्ट्स पे, क्योंकि वहां एग्जाम में, ठीक है, वहां एग्जाम में फैक्ट्स ही होते हैं।
ठीक है ना, वहां एग्जाम में आपसे फैक्ट ही पूछे जाएंगे। आगे बात समझ में। और वहीं अगर हम बात करेंगे एकेडमिक्स की, 9th 10th 12th एकेडमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो एकेडमिक्स में क्या होगा, क्योंकि एकेडमिक्स का जो एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम होगा, आपको अच्छे से पता है, आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो यहां सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा किस पे, ठीक है, तो वहां सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वहां पे रहेगा आपका थ्योरी पे, जबकि वहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता। तो दोनों ही सेगमेंट अलग हैं, याद रखना अपना। एकेडमिक में थ्योरी पे ध्यान देना होगा, फिगर्स पे और ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां फिगर आपको बनाना होगा, जबकि कॉम्पिटिटिव में जरूरी नहीं है कि आप फिगर पे ध्यान दो, वो एक समझने के लिए होता है, एज अ इंफॉर्मेशन होता है। बट यहां मजबूरी होती है कि आपको फिगर पे एक्सप्लेन करना होगा, आपको फिगर बनाना आने चाहिए, आपकी ड्रॉइंग अच्छी होनी चाहिए। आगे बात समझ में। तो दोनों ही चीजें अलग हैं, बहुत अच्छे से इस बात को समझना है। ओके, नेक्स्ट। तो मैंने बताया कि जो जूलॉजी के फादर हैं ये कौन है, आपका आंसर होगा एरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु हैं। और बॉटनी की अगर हम बात करेंगे तो बॉटनी के फादर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, थियोफ्रास्टस है। ओके, चलो। एरिस्टोटल की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा, इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो इस बुक का नाम था क्या, तब आपका आंसर होगा, बुक का नाम था हिस्टोरिका। बुक का नाम था हिस्टोरिका, हिस्टोरिका एनिमिलम। ये क्या है, इनकी बुक है। और अगर हम बात करेंगे तो थियोफ्रास्टस ने कौन सी बुक लिखी, तो आपका आंसर होगा, इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिका, हिस्टोरिका प्लांटरम। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिका प्लांटरम। बात क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो सिलेबस होगा यहां पे बायोलॉजी का, ये काफी ब्रॉड सिलेबस होगा इसका, ठीक है ना, काफी ब्रॉड सिलेबस होगा इसका, क्योंकि पहला चैप्टर होता है लाइफ साइकिल के नाम से। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, लाइफ साइकिल वाला जो पहला चैप्टर होगा उसके अंदर आपके पूरे ह्यूमन बॉडी के चैप्टर आ जाएंगे। मैं बताता हूं कौन कौन से चैप्टर होंगे। पहला होगा लाइफ साइकिल, पहला चैप्टर जो होगा वो होगा लाइफ साइकिल, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो इसको जीवन चक्र। अब इस लाइफ साइकिल वाले में आपको पढ़ना क्या क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। लाइफ साइकिल वाला जो चैप्टर होगा इसमें आप सबसे पहले तो यही पढ़ोगे कि लिविंग्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, यानी कि हम हिंदी में बोलेंगे सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप पढ़ोगे सजीव और निर्जीव के बाद व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। पोषण क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए पोषण। इसके बाद फिर पढ़ोगे आप इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी आगे आप पढ़ोगे इसमें कि जो पोषण है इस पोषण का क्या मोड होता है, यानी पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से पोषण हमारे लिए हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे ये वाला चैप्टर होगा इसी में आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका डाइजेशन, यानी पाचन। हम कैसे, किस प्रकार हम कोई भी, जैसे आपने खाना खाया तो उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाएगा, वो सब इसमें आ जाएगा आपका डाइजेशन में। रेस्पिरेशन आएगा इसी में, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ब्लड के बारे में आप पढ़ोगे इसी में। ब्लड के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ोगे आप इसी में। आगे बात समझ में। चलो, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सभी चैप्टर इसमें पहली वाली चैप्टर में, ये सभी के सभी चैप्टर फर्स्ट यूनिट में है, लाइफ साइकिल वाली में। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड यूनिट होगी आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब बात को समझना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, नियंत्रित करना। और हमारी बॉडी को नियंत्रण में कौन लेकर आता है, तो हमारा ब्रेन। तो चैप्टर हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अगला चैप्टर कौन सा होगा आपका इसी में, ग्लैंड। नर्वस सिस्टम में आप किसकी स्टडी करोगे, तो आपका आंसर होगा ब्रेन की स्टडी करोगे आप, ठीक है ना।
ब्रेन की स्टडी करोगे और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका ग्लैंड होगा और ग्लैंड प्लस हार्मोन, ये वाले चैप्टर होंगे। बात क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा सिलेबस में। क्या चेंज होगा? यहां पे जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ब्लड है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, इन सभी चीजों में आपको एनिमल के साथ साथ प्लांट, एनिमल और प्लांट, इन दोनों में क्या करना होगा आपको? दोनों का आपको एक साथ पढ़ना होगा, यानी जूलॉजी बॉटनी आपको दोनों एक साथ लेकर चलनी होगी। जैसे मैंने कहा आपसे न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन हमारे अंदर कैसे होता है, डाइजेशन हमारे अंदर कैसे होता है। वहीं अगर प्लांट की हम बात करेंगे तो प्लांट का इसमें क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। प्लांट का क्या आ जाएगा? आपका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। सेम ऐसे ही ग्लैंड हमारी हो गई, हार्मोन हमारे हो गई। वहीं अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में क्या आ जाएंगे? तो आपका आंसर होगा प्लांट हार्मोन। आगे बात समझ में? क्या आ जाएगा इसमें? प्लांट हार्मोन। ओके, तो ग्लैंड हो गया, हार्मोन हो गया, ब्रेन से रिलेटेड आपका सेगमेंट हो गया, प्लांट हार्मोन हो गए इसमें, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू हो गए इसमें। ये सारे के सारे चैप्टर आपके एक साथ चलेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा आपका, इसके बाद जो अगला होगा ये होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में कहा जाएगा प्रजनन। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ह्यूमन के अंदर कैसे होता है ये, ठीक है ना, कौन कौन से हार्मोन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर प्लांट के अंदर कैसे होता है, ठीक है ना, और कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन यानी कि अपनी वैरायटीज में इंक्रीजमेंट कैसे करते हैं, अपनी स्पीसीज को कैसे ह्यूमन बढ़ाता है, कैसे प्लांट इसमें रिप्रोडक्शन के माध्यम से बढ़ाते हैं। बात क्लियर है यहां तक? तो ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जैसे ही हो जाएगा फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता। हेरिडिटी वाला चैप्टर आएगा आपका आनुवांशिकता। आगे बात समझ में? और हेरिडिटी की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, हेरिडिटी में आप स्पेशली क्या पढ़ते हो? एक तो आप इसमें जेनेटिक्स पढ़ते हो, ठीक। हेरिडिटी की अगर हम बात करेंगे, एक तो इसमें आपका या फिर आप सीधा सीधा यूं कह लो, एक तो आप इसमें जीन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना। जीन के बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा जाता है। जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, यानी कि गुणसूत्र हो गए, ठीक है। जीन हो गया, गुणसूत्र हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जैसे डीएनए हो गया, आगे अगर हम बात करेंगे तो आरएनए हो गया, ये सब पढ़ोगे आप। फिर आप वे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे जो बच्चे के साथ साथ उसकी संतानों में भी होती हैं। आगे बात समझ में? जैसे मानकर चलो कि आपका फेस आपके फादर से मैच कर रहा है, आपका फेस आपकी मदर से मैच कर रहा है, आपका ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप सेम है, आपका ब्लड ग्रुप या माँ का ब्लड ग्रुप सेम है, तो ये सब क्या है? हेरिडिटी होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? वंशानुगत होते हैं ये सभी की सभी चीजें जो होती हैं। तो आप इसमें पढ़ोगे कि हेरिडिटी कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। जैसे ब्लड, तो आप इसमें क्या पढ़ोगे? ब्लड ग्रुप, मतलब कि माता पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा है तो पॉसिबिलिटी क्या है? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इसमें जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, इन सब की स्टडी करोगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा इसमें जो आपका नेक्स्ट यूनिट होगी, उसकी अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट यूनिट आ जाती है इसमें किसकी? तो आपका आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी। इसमें ये पूरा का पूरा आपका एनवायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, प्लस इकोलॉजी, इसके बारे में आप बात करोगे, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी के बारे में। आप इसमें सब कुछ पढ़ोगे। व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या होती है। आप आगे पढ़ोगे व्हाट इज फूड वेब, फूड वेब क्या होता है, ठीक है ना। आप आगे पढ़ोगे व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ये सब कुछ आप इसमें डिस्कस करोगे। सिलेबस काफी ब्रॉड होता है, आपको मैं ये वाली बात पहले बता दूं। ओके, एक भाई का कमेंट आ रहा है कि हार्मोन क्या मतलब क्या होता है। देखो, हार्मोन जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस होते हैं जिनका सीक्रेशन किया जाता है ग्लैंड द्वारा। और ये क्या करते हैं? तो ये एक कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, ठीक है ना। और कैटालिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कैटालिस्ट का कार्य कैसे करते हैं? ठीक, कैटालिस्ट का कार्य करते हैं ये हमारी बॉडी में, जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ को कैटालिस्ट कैसे किया जा सकता है? मतलब कि हमारे शरीर में जो वृद्धि है उस वृद्धि को कौन बढ़ावा देता है? तो आपका आंसर होगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ग्रोथ हार्मोन। बात क्लियर है? ग्रोथ हार्मोन जो होगा वो क्या करेगा? कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या होगी हार्मोन की? हार्मोन्स आर सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी विच इज सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, ठीक है। एंड विच ऑफ द ग्लैंड? एंडोक्राइन, नॉट एक्सोक्राइन।
ओके, एंडोक्राइन नॉट एक्सोक्राइन, बात क्लियर है यहां तक। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, ये सब चैप्टर आपके इसमें आ जाएंगे, 10th क्लास वाली सिलेबस में है पूरे के पूरे, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। ओके, पूजा का कमेंट आ रहा है, व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो क्रोमोटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। डीएनए का क्रोमोटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी डीएनए का धागेनुमा संरचना होती है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 पेयर में होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ये आगे बात समझ में, 23 जोड़े होते हैं। अगर हम बात करेंगे मेल की, तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर तो होते हैं ये XX प्लस 22 पेयर, मतलब 22 जोड़े अलग और XX, और मेल के अंदर होते हैं XY प्लस 22 पेयर, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हो गए 23 पेयर, ये कितने हो गए 23 पेयर, टोटल कितने हो गए, अगर हम एक में बात करेंगे तो 46 पर हेड होते हैं, आप यूं भी कह सकते हो, और पेयर में होते हैं 23 पेयर में, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो आपका आंसर होगा इनका मेन फंक्शन होता है जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं हमारे अंदर उनको कंडक्ट कराना। आगे बात समझ में, आप डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई पूछ रहा है व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि एक एग्जांपल से समझाता हूं। मानकर चलो एक हिरन है, ठीक है ना, एक हिरन है और ये क्या खा रहा है, घास खा रहा है। घास को उगने में किसने मदद की, सन, वाटर, एयर, बात क्लियर है, सन, वाटर, एयर। तो ये कैसे कंपोनेंट है, एबायोटिक। ये कैसा कंपोनेंट है, बायोटिक। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे ग्रास कैसी है, ये भी बायोटिक है, जबकि ये कैसा है, अबायोटिक है। तो ध्यान से समझना, यहां रिलेशन किस किस के बीच है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, क्योंकि सन, वाटर और एयर के बिना घास नहीं उगेगी। आगे बात समझ में, और इन दोनों का भी रिलेशन है, घास के बिना हिरन जिंदा नहीं रहेगा। तो यहां रिलेशन किस किस के बीच है, तो आपका आंसर होगा यहां रिलेशन है अबायोटिक एंड बायोटिक के बीच, और इंटर रिलेशन है बायोटिक एंड बायोटिक के बीच। इससे की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन होगी, इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच a biotic component related to the biotic component and interrelation between biotic to a biotic component. This is called ecosystem, and the study of ecosystem is called ecology. Okay. रंजन का कमेंट आ रहा है, सर ओवरी क्या होता है। फीमेल के अंदर ओवरी पाया जाता है, ठीक है ना, और ओवरी जो होती है फीमेल के अंदर 2 होती हैं जिनका काम होता है क्या करना, तो आपका आंसर होगा जिनका मेन फंक्शन होता है एग या ओवम को प्रोड्यूस करना, अंडाणु को विकसित करना। आगे बात समझ में, ये गैमेट्स बोले जाते हैं फीमेल के, ठीक है ना। ये क्या बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं गैमेट्स, यानी कि युग्मनज बोले जाते हैं। और वहीं मेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल में स्पर्म होता है, ठीक। स्पर्म क्या होता है, शुक्राणु होता है। कौन बनाता है उसको, टेस्टिस या वृषण बनाता है। व्हाट इज प्लांट हार्मोन। मैंने कहा प्लांट हार्मोन जो होते हैं ये कैटालिस्ट होते हैं, बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके पास एक बाइक है, ठीक है, बाइक में आपने पेट्रोल डाला, वो बराबर चल रही है, बट आप उसमें मोवी ऑयल भी डालते हो जिससे कि उसका जो इंजन है वो स्मूथली रन करता रहे, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देता रहे। दूसरे एग्जांपल से समझो, आप खाना खा रहे हो, केवल सूखी रोटियां खा रहे हो, एनर्जी फिर भी मिल रही है, बट आप ऊपर से दूध भी ले रहे हो, किसके लिए, कैटलिस्ट की तरह कार्य करने के लिए। आगे बात समझ में, तो यही हार्मोन होते हैं। हमारा शरीर कार्य करेगा हार्मोन के बिना भी, लेकिन एक्स्ट्रा उसको बूस्ट करने का कार्य कौन करता है, हार्मोन करते हैं। मतलब कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कैटालिस्ट कहा जाता है। तो हमारी बॉडी के कैटालिस्ट क्या हो गए, तो आपका आंसर होगा हमारी बॉडी के जो कैटालिस्ट हो गए वो हो गए हार्मोन। बात क्लियर है। जैसे हमारी बॉडी का कैटालिस्ट हार्मोन होता है, वैसे ही प्लांट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, वैसे ही प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट के अंदर भी क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा उसके अंदर भी अपना कैटालिस्ट पाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है, ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है, प्लांट हार्मोन कहा जाएगा। बात क्लियर है। चलो
स्टोमेटा प्रोसेस क्या है? स्टोमेटा की अगर हम बात करेंगे तो ये छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ पर जो पाए जाते हैं, इन्हीं को स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। और एक प्लांट जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किसके द्वारा होगा? तो स्टोमेटा के द्वारा ही होगा। ओके, स्टोमेटा के द्वारा ही होगा। आगे बात समझ में। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड हमारी बॉडी के सब्सटेंस होते हैं जिनसे किसी न किसी, ग्लैंड हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं जिनसे किसी न किसी सब्सटेंस का क्या होता है? सीक्रेशन होता है। आगे बात समझ में। और वो सीक्रेशन किस चीज का करेंगे? या तो एंजाइम का या फिर हार्मोन का। वे ग्लैंड जो कि डक्टलेस होते हैं, आगे बात समझ में, जो कि डक्टलेस होते हैं और हार्मोन का स्रावण करते हैं, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन कंडक्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन। और जिनके अंदर डक्ट होती हैं और जो क्या करते हैं, डक्ट के साथ साथ एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं, उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। आगे बात समझ में, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर व्हाट इज फूड वेव? ओके, फूड वेब की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, प्रकृति ने जितने भी जीव बनाए हुए हैं उन सभी जीवों का एक साइक्लिक ऑर्डर में उनको क्या किया हुआ है? साइक्लिक ऑर्डर में उनको, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में उनको एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो अरेंज किया हुआ है। जैसे मानकर चलो मैंने लिखा यहां पे घास को किसने खाया? हिरन ने खाया। हिरन को किसने खाया? तो आप लिख सकते हो यहां पे हिरन को किसने खाया? मानकर चलो टाइगर ने खाया। आगे बात समझ में, ये फूड चेन कहलाएगी। और एक बड़ी फूड चेन होगी, इसी को फूड वेब कहा जाएगा। ओके, HCl का काम क्या होता है? सत्यम आपकी जरूरत से ज्यादा डाउट नहीं आ रहे क्या? क्यों, आप पढ़ने आए हो या डिस्टर्बेंस करने? HCl का मेन फंक्शन होता है फूड को एसिडिक बनाना, ठीक है। आज की क्लास में तो आपने सिलेबस ही बताने दिया है, और वो बताना भी जरूरी होता है, स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन हो कि भाई टीचर को कुछ आता है या नहीं आता है। मैं आपके डाउट ही बता देता हूं, जो आप पूछना चाह सकते हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। राजेश का कमेंट है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अवर ब्रेन एंड कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl रिएक्ट इन अवर फूड, ठीक है, रिएक्ट ऑन फूड इन अवर स्टमक and it converted food into acidic food and killing all bacteria in our food and control decay of food. Okay, हाँ जी, और कोई डाउट? और कोई डाउट? कल की क्लास से इसको कंटिन्यू कर देंगे। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी और 5 मिनट का टाइम बचा है, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे इसको शुरू। सिलेबस ही बताया आज की क्लास में। तो नेचर ब्यूटी का कमेंट आ रहा है यूट्यूब से। एम्ब्रियो लिखा हुआ है, शायद एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, मतलब भ्रूण। उसको फूड कहां से मिलता है? जब बच्चा मां के पेट में होता है ना, तो उसको चारों तरफ से एक लेयर कवर करती है जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है, ठीक है ना, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा की अगर हम बात करेंगे तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा का मेन फंक्शन होता है कि वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। और कहां से? मदर के अंदर से, ठीक है ना, मदर के अंदर से वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। यहां पे कुछ नालायक किस्म के स्टूडेंट भी हैं जिनका टारगेट केवल और केवल एक ही चैप्टर है, रिप्रोडक्शन। और डाउट आ रहे हैं उनके टेस्टिस क्या होता है, वो पूछ रहे हैं एंडोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस चीज को आप मजाक में न लिया करें, साइंस है, बॉडी की इंफॉर्मेशन है। आगे बात समझ में। तो मुझे लगता है कि आप अदर चैप्टर से भी डाउट पूछ सकते हो, सिंगल चैप्टर को छोड़कर। यूज ऑफ स्फिंक्टर मसल्स, हर्ष गुप्ता का डाउट है। स्फिंक्टर की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल में इनको कहा जाता है वाल्व भी कहा जाता है स्फिंक्टर को। और स्फिंक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जैसे स्फिंक्टर कहां होते हैं, तो आपका आंसर होगा, स्फिंक्टर की अगर हम बात करेंगे तो आपकी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके अंदर भी स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि आपके, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है जो यूरिनेशन होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। आगे बात समझ में, यूरिनेशन जो होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। और जैसे जैसे एज
ओल्ड होती जाएगी तो कैल्शियम के कारण स्फिंक्टर हार्ड हो जाते हैं। यही कारण है कि एक ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनका यूरिनेशन हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। या एक छोटे बच्चे के अंदर स्फिंक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता यूरिन को, मतलब वो आप यूं कहो कि आप वो कपड़ों में ही पेशाब कर देता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर स्फिंक्टर डेवलप नहीं हो पाते। ओल्ड एज में हार्ड हो जाते हैं, बच्चे के अंदर क्या नहीं हो पाते? बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हो पाते। अबे इतने घटिया डाउट तो मत पूछो, कम से कम लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है? फीमर होती है मेरे भाई, फीमर बना के भी समझा देंगे पूरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? एक ही स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं बस। रेस्पिरेशन जो होता है इसकी अगर हम बात करेंगे, रेस्पिरेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस इन विच air used in the oxidation of food and production of energy in the form of ATP. Okay, while breathing is a process in which air intake and air is inhalation and exhalation. केवल सांस को अंदर ले जाना और बाहर करना, ठीक है, एयर को अंदर ले जाना बाहर करना, ये तो होता है ब्रीदिंग। और उस एयर का फिर ब्लड में मिक्स होकर फूड का ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करना क्या कहलाएगा? तो उसे कहा जाएगा, ठीक है, उसको कहा जाएगा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये वॉलेंट्री होता है, मैं अपनी सांस रोक सकता हूं, वॉलेंट्री है, ठीक है ना, मैं सांस छोड़ रहा हूं, वॉलेंट्री है। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सांस तो ले ली, अब मैं ग्लूकोज का अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, मैं ऑक्सीडेशन नहीं होने दूंगा ग्लूकोज का, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो आप दूसरा डिफरेंस ये भी बता सकते हो, ब्रीदिंग इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस, ये ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है, जबकि अगर वही हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो है वो कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। What is the work of appendix in earlier time? Appendix was very useful in the digestion of grass, ठीक है, in the digestion of grass which eat by Homo sapiens, ठीक है, या early human, जो आदि मानव घास खाता था उसके पाचन क्रिया में वो सहायता करती थी। अब पहले ये बताओ, इतने सारे पहली क्लास में आप लोगों ने डाउट पूछ लिया, कुछ सेटिस्फेक्शन मिला आपको या नहीं मिला? सर कैन यू एक्सप्लेन कैटालिस्ट वंस मोर? कैटालिस्ट का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन है, कोई भी एक्शन है, उसको बूस्ट करना, वही कैटालिस्ट है। टेल मी व्हाट इज कैपिलरीज? कैपिलरीज की अगर हम बात करेंगे तो कैपिलरीज जो होती हैं ये छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है ना, विच फाउंड इन क्लॉथ्स, विच फाउंड इन फील्ड्स, इन सब में पाए जाते हैं, ठीक है। कल से मैं रेगुलर सिलेबस शुरू करूंगा, आज की पहली क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया है, और डाउट इसलिए भी बताएं, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट तरह तरह के डाउट पूछ रहे थे, तो ये बताना भी पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि भाई आप में से कुछ लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि भाई कहीं से भी रट के आ गए कि भाई मैं पढ़ाऊंगा और पता चला इनको कुछ नहीं आता, डाउट पूछ रहे हैं, डाउट नहीं बता पा रहे। तो इन सब चीजों से आप थोड़ा सा बाहर निकल कर आओ, ठीक है। यहाँ जो भी पढ़ाने आएंगे आपके सर एकदम बेहतर पढ़ाएंगे, आपको ये वाली बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। करिबल पे कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो कि साल 2 साल के पढ़ाने वाले हों या जो पहली बार पढ़ा रहे हो, तो आपका लॉस हो सकता है उस चीज से, ओके। तो आप अपने सिलेबस पे फोकस करोगे नेक्स्ट क्लास से। आज की क्लास में मैंने आपके लोगों के साथ केबीसी खेल लिया खूब, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, ओके। हाँ जी, सिलेबस कल से शुरू करेंगे हम, ओके। कल का मतलब नेक्स्ट टर्न पे जो क्लास होगी। व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज की अगर हम बात करेंगे तो सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट होता है और ये पॉलीसैकेराइड होता है, सेलुलोज जो होता है, ओके। एंड सेलुलोज की अगर हम बात करेंगे तो सेलुलोज जो पाया जाता है ये पाया जाता है प्लांट्स में।
और इसका मेन फंक्शन होता है सेलुलोज से सेल वॉल बनी होती है और प्लांट को ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। माइक्रोविलाई क्या होता है? महक जी आप ये अपने साइंस के बैच में ही इनको पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, माइक्रोविलाई की अगर हम बात करेंगे, विलाई का मतलब होता है छोटे छोटे रुएं होना, बालनुमा संरचना होना। ये हमारी जीभ पर पाए जाते हैं माइक्रोविलाई, और ये क्या नाम है, और शकिंग में काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना, या टेस्ट फील कराने में मदद करते हैं। ओके, चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर व्हाट इज एक्सक्रीशन? जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज होता है उसको क्या करना, उसको रिलीज करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे स्वेट, तो स्वेट जो है, पसीना जो है वो एक्स्ट्रा होता है, एक्सेसिव अमाउंट में होता है, बॉडी इसको एक्सक्रीट कर देती है। आगे बात समझ में? यूरिन होता है, यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।